Hello students, the topic we are covering today is advantages and disadvantages of joint stock company. Now you are familiar with the topic joint stock company. You have done the meaning and the features of joint stock company. So we'll be starting today with the advantages of joint stock company. So first advantage is limited liability. It has limited liability. How its liability is limited? Every company starts with some capital. So if we say that this is the capital and the amount, for example, I am taking the amount as 1 lakh. So company divide its capital into share. कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर देती है. सपोज कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो कंपनी कहती है कि मेरा अगर एक शेयर खरीदना है तो आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करना होगा कंपनी में. तो अगर आपके पास 10 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 10 रुपये में आप एक भी शेयर अगर आप परचेज कर लेते हो तो आप मेंबर हो जाते हो उस कंपनी के. सो अगर कुछ ऐसे पर्सन्स हैं हमारे पास जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है. सपोज कुछ पर्सन्स हैं, किसी ने 10 शेयर्स खरीद लिए हैं. 10 शेयर्स का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू है 10. तो 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इस ए पर्सन से हो गई है. और अगर किसी ने 30 शेयर्स खरीदे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी 300 जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो गई है. लेट्स से इट्स बी. सो डिफरेंट पर्सन्स आर देयर. वी कैन से हियर suppose it has invested 500, it's C. D, it has invested 1000. Just like this, A, B, C, many persons, they are members of the joint stock company while because they are introducing the capital. क्योंकि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो वो कंपनी के मेंबर्स होंगे. उस केस में अगर हम ये बोलें कि अगर हम ए से 100 रुपीज़ से कुछ ज़्यादा अमाउंट लेना चाहते हैं, हम कहते हैं ए को कि आप 100 रुपीज़ से कंपनी के लाइबिलिटीज़ के केसेस में उससे ज़्यादा अमाउंट हमें पे करो ताकि हम रीपे कर सकें लाइबिलिटीज़ को. तो कंपनी अगर ऐसे बोलती है, सो इट इज़ ए इज़ नॉट लाइबल टू पे मोर देन 100. कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि कंपनी अगर मान लो उसकी कैपिटल 1 लाख है तो अभी कंपनी को ज़रूरत है सिर्फ 50,000 की. तो वो जो उसके मेंबर्स होते हैं उनसे मान लो भी हाफ अमाउंट ही मंगवाती है. से इससे 50 रुपीज़ ही मंगवाए इसने, और इससे 150 ही मंगवाए हैं अभी तक, और इससे अभी 250 ही मंगवाए हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इन पर्सन से हाफ अमाउंट अभी कंपनी ने मंगवाया एंड हाफ अमाउंट जो पेंडिंग है वो कंपनी ज़रूर मान सकती है बिकॉज दे आर मेंबर, बिकॉज दे हैव ए हैज़ शेयर ऑफ 10 शेयर्स. ए हैज़ इट्स शेयर इन द कंपनी ऑफ 10 शेयर्स. अगर उसके 10 शेयर लगे हुए हैं तो ही वो कंपनी में मेंबर है. उसने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट अगर वो 10 शेयर्स की अमाउंट उससे रिसीव नहीं की हुई, हाफ ही रिसीव किए हैं अब, तो वो हाफ और लायबल है पे करने के लिए. बट उसकी लायबिलिटी मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी जितना उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं. जस्ट लाइक 10 शेयर्स परचेज किए हैं तो वो 10 लायबिलिटी ही उसकी होगी. तो वो ए पर्सन, बी पर्सन एंड एनी मेंबर वी कैन से इज लायबल टू पे ओनली द अमाउंट दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द पर्सन. तो उतनी ही अमाउंट के लिए वो लायबल हैं जितनी अमाउंट उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट की है. कंपनी में जितने शेयर्स खरीदे हैं उतने के लिए ही वो लायबल हैं. सो दिस इज़ द केस of limited liability, whereas we talk about
सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो उसके डेट्स को पे करने के लिए ऑनर को अपनी सारी असेट्स भी बेचनी पड़ सकती हैं। सो उसके बाद अगर हम एग्जांपल लेते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कुछ केसेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, जिन केसेस में लिमिटेड पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स आर देयर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो उनकी ही जस्ट लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बट वन पार्टनर आपको बताया था कि ऐसा होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो as compared to partnership, as compared to sole proprietorship, we have an advantage in joint stock company that the members has limited liability. Next topic is share transfer facility. What is share transfer facility? Suppose I am taking the example of any member, let's say A or B. If A wants to sell his shares to any person, any other person outside the company, तो अगर A, या हम D का एग्जाम्पल लेते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। D का एग्जाम्पल लेते हैं कि D एक ऐसा पर्सन है जो कंपनी से जाना चाहता है। उस केस में D अपने शेयर आउटसाइड द कंपनी, कोई और मेंबर है, लेट्स से Z, तो अपने शेयर को वो Z को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी और को वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। सपोज कि इस टाइम D की पेमेंट 500 हो चुकी है, कुछ ऐसी स्टेज पे है D कि हाफ अमाउंट उसने पे कर दी है, अभी हाफ पे नहीं की। तो उसके बाद मान लो अगर वो ट्रांसफ़र करता है शेयर्स, देन Z, he is the member now, he is the member of the joint stock company. Now he will be liable to pay 500, the remaining amount by D, because D has transferred his interest, or we can say transfer his share to Z. तो ऐसे केसेस में हमारे पास ये एडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि अगर ये एक मेंबर अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो कर सकता है। सो इसके लिए उसे बाकी के सारे मेंबर्स की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो A से B से C से नहीं पूछेगा कि मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने शेयर्स, जस्ट उसकी अपनी कंसेंट होगी, तो इंडिविजुअल उसकी कंसेंट होगी, तो उसके बाद वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है। बट इफ़ वी सी इन पार्टनरशिप कि अगर कोई भी पार्टनर है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, एनी पार्टनर्स, दैट ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, any type of decision. So even a partner wants to go from the partnership organization, then only in that case he will ask other members कि मैं इस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहता हूँ। उस केस में भी वो कंसेंट दूसरों की लेगा। और अगर दूसरे पार्टनर किसी भी ट्रांसफ़र से या किसी भी चीज़ से कंसेंट अगर उनकी नहीं होती है तो वो अप्लाई नहीं होगा पार्टनरशिप के केस में। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में मेंबर्स आर फ्री टू ट्रांसफ़र देयर इंटरेस्ट टू अदर्स। So next we have continuity. Continuity means, as the name suggests, continuity means it will be continue. So अगर हम ये बोलें कि इतने सारे मेंबर्स हैं, अब हमने देखा कि D है हमारे पास और D की जगह अब Z आ गया है, तो अगर पार्टनरशिप के केस में देखें तो एडमिशन होता है पार्टनर का, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है पार्टनर्स की, उस केस में रिकंस्टिट्यूट होती है, एक नई फर्म दोबारा से बनती है विद न्यू पार्टनर्स। अगर वो एडमिशन का केस है तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, अगर रिटायरमेंट का केस है तो एक पार्टनर जा रहा है। और अगर हम बोलें कि डेथ का केस है तो डेथ के केस में भी
जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को। बट अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई भी पार्टनर आता है, ट्रांसफ़र करता है अपना शेयर, तो कोई नया पार्टनर आ जाता है, उस केस में हम ये कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पार्टनर है जो क्विट करता है कंपनी से, तो मेंबर्स आते भी रहते हैं और मेंबर्स जाते भी रहते हैं, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी चलती ही रहती है। इस पे मेंबर्स के आने या जाने पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो कॉन्टिन्यूटी मीन्स ये चलती रहती है। नेक्स्ट वी हैव स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो हमने जैसे देखा कि यहाँ हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स, सभी शेयर होल्डर्स जो रियल ऑनर्स हैं, ऑनर्स कैसे कि इनके पास शेयर्स हैं, तो शेयर है तो इन्होंने अपनी अमाउंट जो है कंपनी में इन्वेस्ट की हुई है, तो उस केस में अगर इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में है, सो दे आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। अगर ये रियल ऑनर्स हैं तो ये क्या करते हैं कि कंपनी को मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं जो मैनेज करती है कंपनी की, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब हमें पता है कि इतने सारे मेंबर्स हैं हमारे पास, हम और मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने इतनी, ये एग्जांपल है 1 लाख का, बट नॉर्मली कंपनीज बहुत बड़े बड़े कैपिटल से स्टार्ट की जाती हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे पास, तो इतनी कैपिटल है, तो एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप, एज कम्पेयर टू जॉइंट Hindu family business and cooperative society, we have done different type of form of business organizations, but अगर हम joint stock company की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा अमाउंट है, बहुत सारी कैपिटल है। अगर हम उनकी कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास बहुत सारा कैपिटल है, तो इतना सारा कैपिटल रेज करके बहुत अच्छे से एक कंपनी को मैनेज किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, उसकी ग्रोथ की जा सकती है, देन उसको एक्सपेंड भी हम कर सकते हैं। सो वी कैन से स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट वी हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट। सो दीज आर द ओनर्स एंड दे अपॉइंट मैनेजमेंट. So they appoint managers, and with the management we can say with manager all are board of directors. The group of manager is called board of directors. तो जब हमने board of directors अपॉइंट किए, इसमें डिफरेंट डायरेक्टर्स और मैनेजर्स होते हैं से, तो अगर डिफरेंट मैनेजर्स हैं, डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, तो हम ये जब इनको अपॉइंट करते हैं, इनकी स्किल्स को देखते हैं, देन उनके बाद इनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स वी हैव नाउ विद डायरेक्टर्स, with the way of directors, and we have efficient management. तो हमने ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया है कि जिनको डिफरेंट टाइप की स्किल्स हैं, जिनके पास जो स्पेशली मैनेज कर सकते हैं कंपनीज को, सो उनके पास बेसिकली क्वालिफिकेशन है एंड टेक्निक है कंपनी को एक्सपेंड करने की। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट मीन्स वी हैव एफिशिएंट मैनेजर्स टू start or to expand our business. So we have advantages: limited liability, shared transfer facility, continuity, scope for growth and expansion, efficient management. So this is the example I have taken to better understanding of the concept. Now we will go towards the disadvantages of joint stock company.
Now, if we talk about the disadvantages of joint stock company, first is difficulty in formation. Whenever we want to form joint stock company, it is very much difficult to start a company at once. जैसे कि हम और बिजनेसेस की एग्जांपल लेते हैं, पार्टनरशिप है, उसमें अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस तो जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं. जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप इज देयर, कुछ माइंड में आया तो उसके बाद हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया. बट जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी हम स्टार्ट करना चाहते हैं, उस केस में अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर है एंड वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर. फर्स्टली वी मेक प्रमोशन ऑफ द कंपनी. अगर प्रमोशन के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, जिसमें आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो और बहुत लेंथी प्रोसीजर है. देन वी गेट द कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. तो एक लेंथी प्रोसीजर है जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करना. नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ सीक्रेसी. जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपने सभी अकाउंट्स को पब्लिश करना होता है, जनरल पब्लिक को दिखाना होता है, बिकॉज जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे वो जनरल पब्लिक से ही होते हैं. शेयर होल्डर्स किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करते, बहुत डिफरेंट एरिया से वो बिलोंग कर सकते हैं. शेयर होल्डर्स अलग एरिया से होते हैं, उस वजह से जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उनके अकाउंट्स को पब्लिश करना दैट इज़ मस्ट. सो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स पब्लिश होते हैं तो उसका पूरा स्टेटस जो है वो सब पब्लिक के सामने आ जाता है. सो इन जॉइंट स्टॉक कंपनी वी हैव लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ मोटिवेशन. नाउ वी सी दैट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी every task, that is every management and administration, all of these are done by the board of director and the manager appointed by the shareholders. So board of directors and the manager we elect for joint stock company, they have lack of motivation because they get only the salary. अगर वो सैलरी बेस्ड होते हैं, उन्हें कोई और इंटरेस्ट बोनस ये प्रोवाइड नहीं किए जाते. तो जितने भी डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करते हैं वो सभी सैलरी बेस्ड हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन भी कुछ नहीं होता. क्यों? क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस में. तो वो जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो लैक ऑफ मोटिवेशन विल बी देयर. नेक्स्ट वी हैव एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. तो जैसे कि हमें अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं. उन रूल्स को फॉलो करना होता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज को. सो इट हैज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी पे. एवरी एक्टिविटी दैट वी वांट टू डू इन जॉइंट स्टॉक कंपनी दैट डिपेंड्स ऑन अथॉरिटीज and with the permission of government we can do anything. अगर हम अपनी कैपिटल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास कैपिटल है जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उतनी कैपिटल अगर आपके पास, अगर आपने डिसाइड कर लिया फर्स्ट टाइम कि हम इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस कैपिटल को हम बोलते हैं अथॉराइज्ड कैपिटल. कैपिटल. तो जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, दैट मीन्स मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी. तो अगर हम रेस्ट्रिक्शन से सपोज ऑथोराइज्ड कैपिटल वी डिसाइड दैट इट विल बी 1 लाख. तो कंपनी 1 लाख के अलावा अगर कुछ चाहती है और लोगों से इन्वेस्टमेंट, बट वो नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का कंट्रोल है एंड देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन दैट बियॉन्ड द एरिया ऑफ दैट अथॉराइज्ड कैपिटल
उसके अलावा कुछ भी इन्वेस्टमेंट लोगों से नहीं मांगा जा सकता। सो दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल वी कैन गेट फ्रॉम आउटसाइडर्स, वी कैन गेट फ्रॉम पब्लिक। नेक्स्ट वी हैव डिले इन डिसीजंस। तो जैसे हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो एक प्रोसेस है जिसमें सभी डिसीजंस कोई भी है तो वो अप्लाई हो के सभी रूल्स अप्लाई होते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। एक्चुअली द शेयर होल्डर्स दे इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस बट दे आर द ओनली इन्वेस्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही सारे डिसीजंस लेते हैं, बट गवर्नमेंट कंट्रोल के होते हुए ये डिले हो जाता है डिसीजंस में। नेक्स्ट वी हैव ऑलिगेरिक मैनेजमेंट। सो जैसे कि हम दिखाते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं वही रियल ओनर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ है। If all the shareholders has invested in the capital of a joint stock company, then they are the real owners. But अगर हम ये जस्ट लाइक एक आई वॉश है लोगों के लिए कि शेयर होल्डर्स ही रियल ऑनर्स होते हैं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि कैपिटल जो है वो अलग अलग लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है। हमारे पास डिफरेंट पर्सन्स हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, वी इवन डोंट नो वेयर दे आर फ्रॉम। सपोज दे हैव इन्वेस्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। तो कुछ ऐसा एक हमारे पास इन्वेस्टर है जिसके पास 10 शेयर्स हैं, एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं, उसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अगर हम उनकी अमाउंट का हिसाब लगाएं, दैट मीन्स कि एक के पास सिर्फ 100 शेयर की इन्वेस्टमेंट है और इसके पास हमारे पास अगर हम देखें तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो एज कंपेयर टू ए, हम इस पर्सन को देखेंगे कि रियल ऑनर जो है, हम ये नहीं कह सकते कि ए विल बी द रियल ऑनर, बी विल बी, इट डिपेंड्स अपॉन द शेयर दे हैव इन्वेस्टेड इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये उनके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर ऑनर हैं या नहीं। जो रियल ऑनर्स हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया होता है, और उस केस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। सो ओवरऑल कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ big investors, we can say. So if big investor are the real owners, so we can say every owner, every shareholder is not the owner of the joint stock company in reality. In reality we see that where are the big investments, in that hand only the management is. So the board of directors work according to the real investors, and that are the big investors. Next is conflicts among members. तो जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली जो कंपनीज होती हैं वो कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करती हैं, शेयर कैपिटल होता है उनके पास कि वो लोगों से एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, और वो डिबेंचर्स भी इशू करती हैं। डिबेंचर क्या है? एक तरह का लोन है जो हम लोगों से मांगते हैं, एक तरह का ये लोन है डिबेंचर। तो डिबेंचर भी लोग अप्लाई करते हैं और इनके लिए उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। सपोज एक पर्सन है जो कुछ डिबेंचर्स के लिए, सपोज उसने 10 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया, 10 डिबेंचर उसके पास हैं, तो उसको उसकी 10 डिबेंचर की अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि डिबेंचर्स पे सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है शेयर होल्डर्स ने उनको प्रॉफिट मिलता है। जितना भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है, बट डिबेंचर जो है वो जस्ट एक लोन है जो लोगों ने हमें प्रोवाइड किया है। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। इस केस में इनको इंटरेस्ट मिलता है
और अगर लास्ट में कुछ रिजर्व्स बच जाते हैं वो इनको मिलते हैं। तो अगर सिनेरियो देखा जाए तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको होता है कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स मिले। शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट्स मिले, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। बट डिबेंचर होल्डर्स जो हैं, जिनके पास डिबेंचर्स हैं, जिन्होंने लोन दिया कंपनी को, लोन पे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, उनको ये होता है कि कंपनी रिजर्व में कुछ अमाउंट रख ले। आप जैसे 11th क्लास है, आपको अभी पता नहीं है रिजर्व क्या होता है। सपोज मेरे पास कुछ प्रॉफिट है, मैं कॉमन एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे पास एक्सपेंसेस के लिए 10,000 रुपीज़ हैं। मेरी इनकम में से मैंने कुछ पार्ट अपना स्टोर कर लिया। सपोज मेरे पास 3,000 रुपीज़ थे जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए और 7,000 से मैं अपने एक्सपेंसेस कर रही हूँ। तो अगर मेरे पास 3,000 है जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो उस केस में अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दैन इट विल बी रिजर्व। तो ये रिजर्व है, ये उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं कि अगर कुछ अनसर्टेनिटी के केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत सारे रिजर्व इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे लिए ये एक तरह से हमारा प्रॉफिट ही है। तो कैपिटल जो जिन्होंने शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया उनको होता है कि ये सारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उनको मिल जाए उसी टाइम। बट जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको इंटरेस्ट मिलना है, बट उनको ये होता है कि रिजर्व रख लें और बाद में उनको रिजर्व में से कुछ शेयर मिलता होता है। तो डिबेंचर होल्डर्स को होता है कि ये हमारा इसमें से कुछ रिजर्व रख दिया जाए। तो दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है क्योंकि उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं। सो इन डिसएडवांटेजेस वी हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन बिकॉज नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी वी हैव प्रमोशन, we have to apply for the registration. Then in registration there are number of documents which we file while doing registration, and memorandum of association is there, article of association is there. I will be discussing in next lesson what are these. So difficulty in formation is there. Next we have lack of secrecy, lack of motivation is not there. Next excessive government control. Next we have delay in decision, oligarchic management, conflicts among members. So these are the disadvantages of joint stock company.